किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं होता और अधूरी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए फिर एक बार आपसे मिलने आया है बंदा। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी और फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए दिल से थैंक यू सो वेरी मच। अभी तक सब्सक्राइब वाली घंटी नहीं दबाई है तो दबा दीजिए ना जोर से। यहाँ तक आना चाहिए दर्द। कुछ दर्द मीठे होते हैं और उन मीठे दर्दों को मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। पाटिल सर के साथ मेरी बातें अधूरी रह चुकी थी तो उसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। आज फिर एक बार मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास पाटिल जी, जो कि वैद्य है, डॉक्टर है, बेलगाम में ही प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं और इनका खुद का यूनिट है, इनका खुद का प्रोडक्शन है जहाँ पर ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। और इसलिए आज की हमारी बातें जो है ना फिर एक बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं बात करूंगा त्रिफला की, अश्वगंधा की, एनिमा की। और इसमें जो एनिमा के बारे में सर ने बताया है ना, दैट इज सुपर एक्सक्लूसिव। तो इसलिए बिना किसी देरी के फिर एक बार चलिए शुरुआत कर देते हैं। मेरे को त्रिफला के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि जब भी पेट खराब होता है या फिर पेट साफ नहीं होता, खराब होता है इससे ज़्यादा साफ नहीं होता, बद्धकोष्ठता होती है, कॉन्स्टिपेशन। अब इसके मेडिकल टर्म्स मेरे को नहीं पता है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला ले लो। और मैंने राजू दीक्षित जी को सुना है कि उन्होंने बहुत गुणगान किया है त्रिफला का और उन्होंने एक फॉर्मूला भी बताया, तो जो मेरे को याद नहीं है कि आप रेडीमेड त्रिफला मत लेना, वो उसका फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं होता। आप घर में आंवला, क्या होता है त्रिफला में, हिरडा, आंवला, हरडा, बेहड़ा, हरडा, सॉरी हिरडा, हरडा, हिरडा मराठी में बोलते हैं, हम हरडा हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में तो आंवला, हरडा और भरडा, बेहड़ा। हाँ, मेरे को प्रोनाउंस नहीं बेहड़ा, आ रहा। एनीवेज, तो उसमें संस्कृत में बोल सकता हूँ मैं, आमलकी, हरितकी, विविधकी। ये मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी आमलकी, आंवला, हरितकी, हिरडा, हरडा, हरड़ बोलते हैं उसको, और बेहड़ा या विविधकी। अभी इसका कॉम्बिनेशन जो बताया हुआ है ये लगभग हर एक निघंटु में मिलता है। जहाँ पे भेषज कल्पना का फॉर्मुलेशन बताया उसमें ये है, ये त्रिफला फल है, फल नाम ही बताया फल है, फल की मज्जा या फ्रूट पल्प। आंवला आपने देखा रहेगा, हरडा भी देखा रहेगा, बेहड़ा बहुत कम लोगों ने देखा रहेगा, लेकिन ये तीनों फल भारत के पूरे जंगल में अवेलेबल है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और इनके गुण जैसे बताया गया, जैसे मैंने रस के बारे में बताया था, इनके अलग अलग रस है, फिर भी ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, इनको सर्वरोग हर बताया गया। हाँ। किसी भी रोग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आयुर्वेद ने पूरा अंडरलाइन किया उसको, सर्वरोगहर। क्यों? क्योंकि ये षड्रसात्मक या पंचरसात्मक। ओके। अभी इसमें एक लवण वर्जित पंचरसात्मक है। हम षड्रसात्मक जो बनती है दवाई या आहार, उसको उत्तम आहार बताया है। उसमें नेचुरली पाने वाले एक भी नहीं मिलता हमें कि सब में सब रस है। लेकिन अगर आप आंवला खाओगे, हरड़ खाओगे, बेहड़ा खाओगे, एक लवण रस या सॉल्ट छोड़ के, क्योंकि वो मिनरल है, नेचुरली बहुत कम प्लांट्स पे पाया जाता है, बहुत मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। प्लांट्स का ये ओरिजिन है, ये तीनों भी फल। तो इसमें सभी के सभी रस है। आम्ल प्रधान पंचरसात्मक, तिक्त रस प्रधान पंचरसात्मक और कषाय रस प्रधान पंचरसात्मक इनकी प्रशस्ति है। तो ये सभी रस देने वाले उष्ण वीर्य और शीत वीर्य दोनों भी है इसमें। आंवला अनुष्ण है थोड़ा, या उष्ण में नहीं आता, शीत में ही आएगा, और ये दोनों उष्ण हैं, हरितकी और विविधकी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, और इसमें जो विपाक बनता है, जो परफेक्ट विपाक बनता है तो डाइजेशन के बाद, तो इसकी वजह से इसकी प्रशस्ति इतनी बड़ी हुई है कि ये सर्व रोग में दे सकते हैं, उन्होंने बताया। क्योंकि हर एक, अभी जैसे कि कोई फॉर्मूला बन रहा है आयुर्वेद का, अभी मैंने बताया हनी का जो योग वायु गुण है, जैसे कि उसको वहाँ तक पहुँचाना, ये हरितकी, विविधकी, आम्लकी के तीनों के कॉम्बिनेशन में ये ताकत है कि किसी भी दवाई के साथ इसको मिक्स कर दो, वहाँ तक पहुँचाएगा। ओके, तो ये भी एक कंपोनेंट एक है। और दूसरा उसके औषधि गुणधर्म तो है ही है। आंवला आपका एसिडिटी कम कर देता है एक लेवल तक। उसकी पथ्या, तो पथ्या जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं हरितकी, उसका तो माता के बाद उसी का नाम बताया गया। अरे बाप, जैसे माँ अपने बच्चों को नर्स कर सकते हैं, वैसे ये पथ्या उसको नर्स कर सकते हैं आदमी को। तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है।
तो हर एक व्याधि में उसको यूज़ कर सकते हैं आँख बंद करके। वैद्य ने त्रिफला यूज़ करना आँख बंद करके, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी बताई गई है। उससे ज़्यादा अगर हम त्रिफला अच्छा करके 10 ग्राम ले लिया नहीं चले। कैसे कंज्यूम करना है त्रिफला? तो क्या त्रिफला आइडियल चूर्ण में अभी त्रिफला का ऐसे भी बताया कि आँखों के लिए भी अच्छा है। तो अगर त्रिफला कषाय अच्छा फिल्टर करके उससे 2 रोज आँखें अगर धोएंगे आप, आपकी दृष्टि अच्छी रहेगी, आपकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं आएगी। कैसे करना है वो? कैटरेक्ट तो जल्दी पैदा ही नहीं होगा। ओके। ऐसे बताया गया है। अगर आप त्रिफला अच्छा लाएंगे, अच्छा मिलेगा आपको, उसको उबाल के बहुत अच्छा फिल्टर करके लेना है, और गुनगुना जब भी रहता है वो, तभी उसको आय जो कप रहता है, आय कप मिलता है, राइट, हाँ, आय कप में डाल के उसमें आँख बंद चालू करना है, बस इतना ही। थोड़ा जलेगा थोड़ा शुरू में, लेकिन बाद में ठंडा हो जाएगा। लेकिन उससे आंखें साफ होती है, जैसे बताया गया है आयुर्वेद में, प्रैक्टिस में भी हमने देखा है। आई कप कहाँ मिलता है लेकिन? सर्जिकल्स में मिलता है। Okay. सर्जिकल जो सप्लाई आई कप मिलता है, पानी से धोने के लिए बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वैसे वो आई कप में एकदम गुनगुना, जैसे माइल्ड काढ़ा अगर त्रिफला का ले रहे, और बिल्कुल ठंडा लिया तो? गुनगुना क्यों लेना है, बॉडी टेम्परेचर में रहना है। तो आई बहुत सेंसिटिव है चीज़, तो उसको एकदम ठंडे पानी से भी कम प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बॉडी टेम्परेचर में रहना अच्छा है। तो वो गुनगुना इसलिए बताया गया। लेकिन त्रिफला का इंटरनल यूसेज तो आपको मालूम है, लैक्सेटिव करके बोलते हैं। लैक्सेटिव इफेक्ट है ही है उसका। 1 से 3 ग्राम तक लैक्सेटिव इफेक्ट है, और 3 से थोड़ा ज़्यादा भी चल सकता है, तोला तक चल सकता है। 10 ग्राम तक त्रिफला ले सकते बताया गया है। स्पून के हिसाब से बताएंगे? स्पून से हिसाब से ये तो 1 स्पून 2.5 या 5 ग्राम तक हो सकता है। टी स्पून जो होता है वो 3 ग्राम का हो सकता है। तो 1 स्पून या 2 स्पून का अगर आप डोज ले रहे हैं त्रिफला का, अलॉन्ग विथ हनी या घी, ओके, या गर्म पानी, ओके, तो उसका लैक्सेटिव इफेक्ट आ सकता है। ओके। अगर आप हनी में मिक्स कैसे करना है? पाउडर और हनी का एक मिक्सचर बना के उसको चाटना है। अच्छा, लेकिन क्वांटिटी हनी का क्वांटिटी उसको सिर्फ मैंने बताया ना 3 ग्राम के अंदर ही ले सकते हैं। 3 ग्राम के अंदर? 3 ग्राम के अंदर ही। घी का भी सेम है। और पानी का आधा ग्लास? हाँ, आधा या 1 ग्लास गर्म पानी के साथ ऊपर से पी सकते हैं। सर वो आपने कभी टेस्ट किया है? हाँ। लेकिन वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। कैसे पीना? पूरा ग्लास कैसे खत्म करना? जैसे कि अगर आप पानी में डालोगे और पीना चाहोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। इससे अच्छा क्या, थोड़े पानी में उसको पेस्ट जैसे बनाओ, मुंह में डाल के उसको निगल जाओ, चलेगा। ऊपर गर्म पानी पी लो या पानी पी लो, चलेगा। किसी ने बताया था उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाओ, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ। और निगल जा सकते हैं उसको। हाँ, शायद जागरी के साथ बॉल्स, शायद राजीव दीक्षित ने बताया था। जागरी के साथ बना सकते हैं, शक्कर के साथ बना सकते हैं, हनी के साथ भी बना सकते हैं। वैसे तो बन सकता है वो, लेकिन कैसे है कि उसको कंज्यूम करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन डेली अगर लेना है तो भी ले सकते हैं, लेकिन डेली लैक्सेटिव करके लेना भी गलत है। हफ्ते में 2 या 3 बार लेना ले सकते हैं। अगर आपको कुछ पेट की तकलीफ है या फिर आपको बहुत ऐसा कुछ लग रहा है हेवीनेस बॉडी में, तो कंटिन्यूएशन में कितना दिन ले सकते हैं? 1 महीना तक ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन रोज का नहीं लेना। मैं तो कहूँगा बेस्ट ये है कि आप वैद्य जी के पास जाओ, कंसल्टेशन ले लो और फिर बाद में ही लेना। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। ओके, त्रिफला का हो गया। सो सर, अभी तक आपने त्रिफला के बारे में मुझे बताया, इट वॉज अमेजिंग। तो अभी नेक्स्ट आता है अश्वगंधा। मैंने देखा है कि अश्वगंधा को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो मसल बिल्डिंग के लिए एंड स्टामिना बढ़ाने के लिए, ओवरऑल मतलब अगर बल्कि दिखना है, थोड़ा अच्छा दिखना है, तो उसके लिए अश्वगंधा लेना है, ऐसा कहा जाता है। ये कितना सही है? अश्वगंधा का डोसेज क्या होना चाहिए और इसको किसके साथ लेना है? अश्वगंधा एक हर्ब है, जो एन्युलर हर्ब है। उसका जड़ जो है उसका यूज़ होता है। जड़ यानी उसका रूट। तो रूट की पाउडर बताई गई है, उसका 1 ग्राम से 3 ग्राम फिर से अगर लेना है तो, उससे ज़्यादा नहीं है। और उसका अगर एक्सट्रैक्ट करके अगर कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में है तो 1 या 2 टैबलेट दिन में ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं ना? महंगा ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, कोई टैबलेट का नाम आप बता सकते हैं? हाँ, अगर अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वगंधा टैबलेट जो मार्केट में है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती हुई हैं। लेकिन एक आपको 3 रुपए की एक कैप्सूल भी मिलेगी और कभी कभी 30 रुपए की एक कैप्सूल भी हो सकती है। तो ये डिपेंड्स कौन सी कंपनी बना रही है, तो वो अलग ही बात है। लेकिन चूर्ण जो है वो आज जेन्युइन मिलता है, जहाँ से आपको सोर्स मिलता है। कोई पंसारी का दुकान है या कष्टौषधि दुकान है, वहाँ से अगर ले रहे और आपको पूरा विश्वास है कि ये बराबर अश्वगंधा दे रहे, तो वहाँ से ले सकते हैं। और 1 ग्राम दिन का 1 ग्राम रात को सोते समय दूध के साथ लेना, वो जेन्युइन है अश्वगंधा के बारे में। लेकिन वो सबने कंज्यूम नहीं करना है। ओके। जो टीनेजर्स है उसके ऊपर के
16 के ऊपर का अगर आदमी है तो ले सकता है, वो लेडी हो या जेंट दोनों भी ले सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन ये बल्य रसायन बताया गया, वातहर बताया गया, वातहर है, और कहाँ थोड़ा किस लेवल तक वो मेद्य भी काम करेगा, मेद्य ने अपने ब्रेन के ऊपर, तो मसल रिलैक्सेशन करके या स्ट्रेस रिलीविंग करके भी अश्वगंधा का है। जिसको नींद बराबर नहीं आती उसको नींद भी आ सकती है। तो मैंने अभी बताया अश्वगंधा रात को ही लेना अच्छी बात है। अगर वो दिन में लेगा तो थोड़ा नींद आए जैसा है, संभावना हो सकती है। वातहर बताए तो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे कि एनाल्जेसिक काम करते हैं ना, वैसे वो काम कर सकता है। तो आपका पेन भी कम हो सकता है बॉडी में, और एक प्रकार की एक जोश रहता है ना, काम करने का जोश है किसी भी चीज़ को, तो अश्वगंधा में है। तो उस हिसाब से वो अश्व है, अश्व के बारे में उसका ये बताया, पावर आ गया। हाँ, अश्व है तो पावर आ गया, तो उस हिसाब से उन्होंने वो बताया रहेगा। लेकिन इसके इफेक्ट तो ऐसे है, बल्य रसायन तो बहुत ही अच्छा है उसका। ओके, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिसमें एक सिस्टम अभी तक पैदा नहीं हुआ, डेवलप ही नहीं हुआ है, उसको हम अननेसेसरी डेवलप करना चाहेंगे, ऐसे हो सकता है अगर वो ज़्यादा हो गया तो। इसलिए अगर कोई 16 साल से कम का है तो उनको अश्वगंधा यूज नहीं करना चाहिए। बाकी यूज हो सकता है लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी, रेगुलरली हो सकता है, हाँ, रेगुलरली नहीं होना, रेगुलरली नहीं होगा। बाकी ओल्ड एज या ऐसे भी हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों ने ही कंज्यूम करना है, औरत भी कर सकती है कंज्यूम, लेकिन उसको एक लेवल तक कंज्यूम करना है। ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उनमें पुरुषत्व आ जाएगा, जैसे कि उसमें थोड़ा हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। ये तो हार्मोन्स में नहीं है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस होने की संभावना है, जैसे कि वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा अगर ज़्यादा। अभी टेस्टोस्टेरोन तो जैसे मेल में है वैसे फीमेल में भी है, राइट, लेकिन फीमेल के लिए क्वांटिटी एक अलग है और मेल की क्वांटिटी अलग है। अगर वो मेल जैसी क्वांटिटी फीमेल में पैदा होने शुरू हो जाएगी तो क्या होगा आपको मालूम है? आवाज़ चेंज हो जाएगी। ओके, ऑल राइट। सो दिस इज अबाउट अश्वगंधा। त्रिफला हो गया, अश्वगंधा हो गया, हनी भी हमने कवर कर लिया, हल्दी भी हमने बात कर ली। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया में मैं कहूँगा 50 साल से पहले तक हर घर इट इज लाइक अ वैद्य, जैसे हम अजवाइन सा बटवा कहते हैं कि हर चीज के लिए स्पाइसेस, हाँ, जो स्पाइस का बॉक्स है इटसेल्फ इज अच्छा दवाई खाना है वो। और कहते हैं कि जैसा पोट दुखते टेनिस ओवा खावा, मतलब ये देखिए कितना डीप रूटेड है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सच में बचपन में जब हमको पेट में दर्द होता था तो ओवा गुनगुने पानी के साथ दिया जाता था। डिसेंट्री अगर हो रही है तो मेथी गुनगुने पानी के साथ दिया जाता था, एंड इट वाज ऑसम। तो मेरे को लगता है लोगों को थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में सोचना चाहिए, एंड दे शुड थिंक ऑफ दिस। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि आयुर्वेदा जो है वो सनातन से आता है, आयुर्वेदा जो है वो इंडिया का एक पैथी है, इसलिए वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। यू शुड थिंक ऑफ इट। और आपका जो विवेक है, सत्संग, अगर आप जो बोल रहे हैं, अगर आप अभी आज की वस्तु स्थिति देखने जाओगे, बहुत सारे वेस्टर्नर्स इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं आयुर्वेद के। मैंने आपके साथ डिबेट भी किया था लास्ट टाइम। एक दिन ऐसे आएगा, सबसे बड़ी डिग्री जो है हम बाहर से लाएंगे। वाह, ये लेकिन अनफॉर्चुनेट रहेगा ना इंडिया के लिए। वो भी हो सकता है, लेकिन इतना वो आगे बढ़ रहे हैं इसमें, उन्होंने जाना है कि इसमें कुछ तो है, इसमें कुछ तो है। उन्होंने सब कुछ करने के बाद ये देख रहे कि ये कॉन्सेप्ट ही लास्ट आपको उतार सकता है, इनके कॉन्सेप्ट ही आपको वहाँ तक ला सकते हैं कि आप पूर्णतः निरोगी हो जाओगे और आपका वो कनेक्ट हो सकता है परमात्मा के साथ। वही है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई टेम्पररी सोल्यूशन, जो मैं पाइप का एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि अगर आपकी पाइप कट हो चुकी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन इससे लेना ये कॉन्सेप्ट ही बेसिक में गलत है। क्योंकि कैसे हमारा शरीर ही नश्वर है, शीर्यते तत् शरीरम, जो नाश होने वाला है वही शरीर बताया। लेकिन हम जो कहते हैं ना व्याधि के मूल जड़ के ऊपर व्याधि, आप मेरे लास्ट पॉडकास्ट में मैं बताया था, दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि। जो दोष है और वो अगर दुष्य में मीन्स धातुओं में मिक्स हो गए, जो दोष है 3 दोष और धातु जो है 7 दोष धातु, उसमें अगर उनकी मिलावट ऐसी इस तरीके से हो गई कि उसको वो नेचुरली नहीं रह चुके हैं, तो वो व्याधि हो जाएगा। उनको अलग अलग करो, ठीक हो जाएगा, काम हो जाएगा, अपने आप वो निरोगी हो जाएगा। वो अलग अलग रखो उनको, उस हिसाब से वो बराबर उनको अलग रखो, वो जानता है, वो वैद्य है बराबर। आज के हमारे पॉडकास्ट की थीम ये है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है या फिर आयुर्वेदिक दवाई है, जो
अनप्रिस्क्राइब्ड ऐसे ही हम लेते हैं, कितना सही कितना गलत। तो इसके बारे में बात करते हुए अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि एनिमा एक यूट्यूब चैनल है, सात्विक मूवमेंट ऐसे कुछ नाम से, एंड दे प्रमोट एनिमा लाइक यू नो वेरी नॉर्मल थिंग, कि ये कोई भी ले सकता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर रोज़ ले सकते हो। अगर आप पहली बार ले रहे हो तो पहला 1 महीना देखिए, ये वैचारिक अलग अलग बातों का ये सभी फंडा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैचारिक अलग अलग बातें कैसे, कि जैसे आपने बताया कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है और मैंने उसको बहुत कमर्शियल किया, और ऐसे कमर्शियल किया कि वो कॉमन आदमी को मिलना ही नहीं चाहिए। ऐसे होने के बाद एक कॉमन आदमियों का एक गट है, उनको क्या लगता है, उनको क्या लगेगा कि ये हमारे को ये जो बोल रहे हैं कि ये हेल्थ, बेसिक हेल्थ का जो फंडे है, ये इनके कमर्शियलाइजेशन की वजह से मिल नहीं रहे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, वैसे उनके विचार वाले लोग उनको जुड़े रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि ये सबको भी सब लोग कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बेसिक तो वहीं आएगा। दिस इज अमेजिंग। अभी जो आपने डिकोड किया है ना, अल्टीमेट, आपको जब तक उसका डेप्थ नॉलेज नहीं है तब तक वो कोई भी चीज़ करना गलत है, मेरे हिसाब से तो। मैं बिल्कुल, क्योंकि कैसे है कि देखिए, आपने एक 10 साल आयुर्वेद का पढ़ाई किया किसी वैद्य के पास जाके, आपको बेसिक 10वीं पास हो रहेंगे आप, 10वीं पास यानी बेसिक नॉलेज साइंस का रहेगा, बिल्कुल। और बॉटनी का थोड़ा बहुत और केमिस्ट्री का थोड़ा, मेटल का थोड़ा बहुत रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन वैद्य को फॉलो करते करते वो वैद्य अच्छा प्रैक्टिस करता है तो वो भी वैद्य बन सकता है 10 साल के बाद। लेकिन 10 साल उसने उस आदमी के साथ गुजारे, उसने बहुत अलग अलग तरीके के पेशेंट देखे, अलग अलग पेशेंट के पास जो करने के बाद जो होता है, उनको ऑब्जर्वेशन में आने के बाद ही उसको वो कॉन्फिडेंस आ सकता है। वो कॉन्फिडेंस उसने किस लेवल पे लेके जाना है, कमर्शियल पैकेज करके दवाखाना बना के बैठना है, या यूट्यूब में सबको बोलना है कि ये लेते रहो, वो उसके ऊपर है। ऐसे करके वो यूट्यूब का, वो आपने बताया वैसे एक कोई चैनल आया रहेगा, वो एनिमा करेगा। एनिमा यानी आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा, 2 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद ने बताई है, शमन और शोधन। शमन जो दवाई दे के अपने दोषों को वहाँ पे ही उसको सेटल करना है, उसको शमन बोलते हैं, तो दवाई दे के होता है। शोधन क्या, पंचकर्म से शोधन कर सकते। मेरे पहले पॉडकास्ट में बताया था, वो वमन देना है, विरेचन देना है, 2 प्रकार की बस्ती और नस्य देना है, या शिरोविरेचन बोलते हैं उसको। तो ये 5 कर्म है, उसमें से हम बस्ती जो है उसको एनिमा बोलते हैं। उसमें 2 प्रकार की बस्तियाँ है, उसमें एक तेल से बनाई हुई बस्ती है, उसको अनुवासन बोलते हैं, जो काढ़े से बनाई हुई बस्ती है उसको आस्थापन बस्ती बोलते हैं। तो ये उन्होंने प्रमोट किया रहेगा, क्योंकि बस्ती तो पूरी चिकित्सा बताई गई है, या जितनी चिकित्सा बताई है आयुर्वेद में, उसमें से सबसे टॉप लेवल की जो चिकित्सा है बस्ती, वो प्रशंसा दी है आयुर्वेद में। अच्छा, तो उसका इफेक्ट भी अच्छा आता है। लेकिन सबको किसी नॉलेज के बिना एक आदमी ने अपने आप को खुद को एनिमा लेना शुरू किया, और उसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए। वो कॉम्प्लिकेशन अगर वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसके लिए आप घर में ये कर, वो कॉम्प्लिकेशन ट्रीट नहीं कर पाओगे, उस वक्त आपको डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। अगर वो नॉलेज उनको नहीं है, तो मैं अभी यहाँ कैसे बता सकता हूँ कि वो प्रमोट करना भी बराबर है और उसको फॉलो करना भी बराबर है? नहीं, वो तो हम छोड़ ही देंगे। मेरा तो सिंपल सवाल ये है कि क्या एक इंसान को कंटिन्यूएशन में एनिमा लेना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन? वैसे देखा तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैसे है, एनिमा एक लेवल का इरिटेशन बना सकता है बॉडी में या आपके गट में, अंतरों में। वो इरिटेशन की वजह से उसको निर्गमन भी होता है, मीन्स निकल साफ भी हो जाता है। कुछ एनिमा ऐसे भी बताया गया रिटेंशन है, जिसको हम उसको रिटेन करना है। जैसे कि पिच्छा बस्ती हम एक कॉन्सेप्ट ही है, जहाँ पे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, एक नंबर का ट्रीटमेंट है पिच्छा बस्ती। मैं देता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है, और कितने दिन देने के बाद इसका बराबर हो चुका, अभी इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमने देखना है। ब्लाइंडली किसी ने भी पानी का एनिमा लेना है, कोई काढ़ा बोला ये त्रिफला काढ़ा का एक एनिमा ले लो, वो लेना है, वैसे लेना गलत है। क्योंकि हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाद बॉडी को वो कहाँ से कहाँ एक तकलीफ दे सकता है, अफेक्ट करेगा। अगर वो पता नहीं चल रहा और बड़ा कुछ बनने के बाद उसको पता चल गया कि अरे ये मैंने गलती की है, तब तो वो हाथ से निकल गया है ना। मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे सोचता हूँ, बॉडी को एक्सटर्नली कुछ भी करना इट्स ओके, वो इतना घातक नहीं है। लेकिन बॉडी के अंदर खिलवाड़ करना, और वो भी अननेचुरल तरीके से, मतलब नेचर क्या कहता है, बॉडी के अंदर अगर कुछ डालना है तो कैसे डालना है, मुंह के अंदर से जाना चाहिए ना वो। एग्जैक्टली, ये नेचुरल तरीका हो गया। ये तो ऐसे ही तो है, आप अननेचुरल तरीके से कुछ बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो। आपका शरीर, आपकी मर्जी,
ये तो सिंपल ये है। लेकिन कैसा है कि ये इतना ही गलत है, आपने जैसे बताया कि एक कुछ आपको तकलीफ हुई है और आपने डॉक्टर के बजाय केमिस्ट के पास जाके मुझे ये दवाई दीजिए। अभी उस दवाई में एक इफेक्ट रहेगा, एक साइड इफेक्ट रहेगा, दोनों भी रहेंगे। और आपको कुछ दवाई की जरूरत हो ही नहीं है, ऐसी दवाई अगर आपको दी गई या आप उसके ऊपर आपका कोई पहले से एलर्जी है, ऐसी दवाई आपको मालूम नहीं है और दी गई और उसमें से एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केमिस्ट की भी नहीं रहेगी, वो दवाई वालों की भी नहीं रहेगी, उसकी तो पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, क्योंकि आपने ब्लाइंडली जाके लिया है किसी से। बिल्कुल। अगर डॉक्टर है तो वो बोल सकता है कि नहीं इसकी वजह से हुआ है, इमीडिएटली मैं आपको ये दूंगा तो आपका जान बचेगी। अभी अगर किसी एलर्जी की वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक आ गया वहाँ पे, आधे घंटे 1 घंटे में आदमी की जान भी जा सकती है। वो इतना डेंजरस भी हो सकता है किसी दवाई की वजह से, जैसे केमिस्ट में जाके हम लेते हैं, वो केमिकल की बात हो गई और सिंथेटिक मेडिसिन की बात हो गई। वैसे आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं उसमें विष रहता है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम जंगम विष और स्थावर विष के बारे में। जी। तो हमारे पास ऐसा कोई भी द्रव्य छूटा नहीं है आयुर्वेद में कि उसमें शोधन कुछ है, संशोधन नहीं हुआ। विष, हाँ विष भी है, सर्प का विष भी आयुर्वेद में बताया गया है। आज बहुत कम उसमें दवाइयों में वो मिल सकता है, ऑलमोस्ट नहीं ही मिलता है अभी मार्केट में जो मिलता है। लेकिन जो प्लांट ओरिजिन विष है वो बहुत सारी दवाई में अवेलेबल है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, एक दवाई आती है पेट साफ करने की, नाम बताऊंगा तो अलग मैसेज जाएगा। ओके। ब्रांड नहीं है, क्लासिकल मेडिसिन ही है। अच्छा। लेकिन वो लेने की आदत लोगों को है, क्योंकि वो बाढ़ पढ़ते या कुछ दवाई का बुक पढ़ देते और फिर जाके मार्केट में से लेके आते हैं। उसमें जमालगोटा रहता है। जमालगोटा को एक उपविष माना गया है, उसको जयपाल बोला गया है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो आपको पूरे बॉडी में क्रैम्प्स आके और आपके बॉडी का पूरा डिहाइड्रेशन होके आपकी मौत भी हो सकती है। या आपका कोलन स्पास्टिक भी हो सकता है। स्पास्टिक कोलन का मतलब क्या है, जब तक वो इरिटेशन लेने वाली चीज़ें आप और पेट में नहीं डालेंगे तब तक आपका मोशन नहीं होगा। क्या हालत हो सकती है आपकी, देखिए रोज का लेना पड़ेगा आपको, अनबिलीवेबल एडिक्शन हो। और एक गोली कभी कभी आपको 30 या 40 बार भी मोशन पैदा कर सकती है। ये आयुर्वेद की ओपनली मिलने वाली दवा है। जमालगोटा उसमें रहता है या जयपाल रहता है, वो ब्लैक कलर की वोटी रहती है। हाँ, लेकिन अगर आदमी को मालूम नहीं है और उसने ले लिया और उसमें कुछ हो गया, तो आप ही बताइए कि आपका जो ये क्वेश्चन है कि प्रिस्क्रिप्शन के विदाउट लेना कहाँ हद तक सही। अभी एक्सटर्नली भी बहुत ऐसे हो सकते हैं। किसी कोई अच्छी दिखने वाली लड़की है, अगर उसको किसी ने बताया कि ये तेल लाने के बाद और आपका निखार हो जाएगा, और उसको मालूम नहीं है कि इसमें जो एक इंग्रेडिएंट है उसको एलर्जिक है, वो यूज करने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वैद्य या कोई डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई स्किन स्पेशलिस्ट बताएगा शुरू में थोड़ा सा लगा के देखो, 2 दिन देखते रहो, अगर आपके स्किन को सूट हो रहा है तो आगे जाओ। लेकिन वो सेल्फ मेडिकेशन वाले लोग क्या करेंगे, ये करते नहीं बैठेंगे, वो लाएंगे और लगा के छोड़ेंगे। लगाने के बाद अगर उसमें चेंजेस हो गए तो परमानेंट, अगर उसमें कलर में चेंजेस या रिएक्शन आके उसकी स्किन खराब हो गई, जिम्मेदारी किसकी है? लेने वाले की है। वही अगर वो तो इसलिए वो उसने सोचना है, अपना सेंसिबिलिटी वहाँ पे यूज़ करना है कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँगा, इसलिए हर एक चीज़ को लाइटली मत लो। उसका इतना ये भी मत बताओ कि हर एक चीज़ आकर डॉक्टर को जाके पूछना है। ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन, कोई तकलीफ के लिए मेडिकेशन लेना और वो भी ओवर द काउंटर लेना किस हद तक सही है गलत है, वो एक ने अपने सेंस के ऊपर डिपेंड करके डिसाइड करना है। जब मैंने हल्दी के बारे में पूछा तो आप इतने सीरियसली आपने नहीं बताया। आपने कहा कि ठीक है आप ले सकते हैं। त्रिफला के बारे में आपने कहा ठीक है ले सकते हैं। शहद के बारे में आपने कहा 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं। अश्वगंधा का भी आपने बता दिया। लेकिन जब मैंने एनिमा का जिक्र किया तो आपने कहा कि ये मतलब डेंजरस हो सकता है, क्योंकि शमन और शोधन में डिफरेंस है। हाँ, एनिमा शोधन का एक अंग है और वो कर्म है। उसमें अगर जहाँ पे देखिए, शमन का मतलब क्या है कि एक दवाई अंदर जाके आपके दोष को उतने में मिटिगेट कर सकती है या उसको कम कर सकती है, उसकी कैपेसिटी उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और वो डोज कंट्रोल भी है। एनिमा अगर आपने डेली लेना और ज़्यादा लेना ऐसे शुरू कर दिया तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है डेफिनेटली। हाँ, और वो शोधन की कैटेगरी में आता है तो उसका एक इफेक्ट ही ड्रास्टिक है। शोधन की कैटेगरी में आता है तो बाहर निकालने वाला है। क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने एनिमा पॉट ले लिया, क्योंकि आज ट्रेंड है सर, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि
अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन जैसे वेबसाइट्स के ऊपर वो एनिमा पॉट्स मिलते हैं 200-250 रुपये में, और लोग उसे ऑर्डर भी करते हैं। आप चेक करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1 मंथ में कितने लोगों ने ऑर्डर किया है, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इसको और ज़्यादा स्ट्रेस करके पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने एनिमा पॉट ले लिया एंड मैं 8 दिन के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेकर एनिमा ले रहा हूँ, तो इज इट ओके, या ये सवाल ही फिर से गलत है? हाँ, क्योंकि कैसे है कि जरूरत है तो लेना ना, क्या जरूरत है करके आप लेते हैं, उसके पेट साफ नहीं हो रहा। बात सिंपल सी बात है। तो पेट साफ नहीं हो रहा है तो देखिए, पेट साफ क्यों नहीं होता है उसके ऊपर जवाब। पेट साफ होना ही नेचुरल है और ओवरऑल हेल्थ सिंपल बात है, मैं बोल रहा हूँ। मैं देखिए, तो अगर नेचुरल अगर सब कुछ चीज़ें हैं, आपका अग्नि बोल रहा हूँ मैं, आपकी भूख बराबर है, आप खाना बराबर खाते हो और आपका डाइजेशन बराबर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका पेट साफ होता ही होता है, नेचुरली होता है, नेचुरली होता है। अगर आप पेट साफ नहीं करके आपकी ये पहली 3 चीज़ें देख ही नहीं रहे हैं, भूख बढ़ नहीं रही है, भूख बराबर नहीं है मेरी, आपका पेट डाइजेशन नहीं कर पा रहा है, और जो बोलते हैं ना, जिसके जैसे जो चीज़ें खा रहे हैं आप, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है ये सब कुछ चीज़ें, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे जब तक होगी नहीं तब तक आपका पेट साफ होगा ही नहीं। जब तक आप एनिमा लोगे साफ रहेगा, एनिमा जैसे बंद करोगे फिर से वैसे ही आएगा, क्योंकि आपने कारण को हटाया नहीं वहाँ से। बिल्कुल, रूट कॉज पे हम नहीं गए। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें और एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि हम जो भी अन्न खाते हैं उसका पचन ठीक से नहीं होता, तो वो ऐसे ही आंतों में पड़ा रहता है। तो वो जो सालों की गंदगी है उसको अगर हटाना है तो महीने में आप 3-4 दिन एनिमा ले सकते हो, आपकी आंतें क्लीन हो जाएंगी और आपका बराबर है। लेकिन और आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगा। डेफिनेटली वो भी बराबर है, लेकिन एक शमन और शोधन का मैंने वही डिफरेंस बताया। ये शोधन में आता है, जो बस्ती है वो शोधन में आता है। शोधन करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है और पीरियड है। उससे ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो आप कहीं तो जाके आपका ये सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ करेक्शन का जो है तरीका, वो आपको तकलीफ में ला सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? थोरो नॉलेज चाहिए। तो थोरो नॉलेज के लिए फिर तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, के पास ही जाना नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ आंतों की बीमारी है तो मैं आंतर के बारे में, एनिमा के बारे में पढ़ूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। बॉडी बड़ी है, पूरी बॉडी है, उसमें हेड भी है और आपका पैर के नाखून भी है। तो सबके बारे में अगर आपका नॉलेज उतना रहेगा और इंटरकनेक्टिविटी कैसी है, ये उसकी फिजियोलॉजी और उसका बाद में पैथोलॉजी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये अगर मालूम है तो लगभग आप तो डॉक्टर ही बन जाओगे ना। और डॉक्टर बन के आपको खुद को ट्रीट करना है तो भी चलेगा, वेल एंड गुड। लेकिन सिर्फ उतना लिमिटेड यूट्यूब पढ़ा, यूट्यूब लिया, देखा, लिमिटेड व्हाट्सएप का मैसेज देखा और बाद में उसके प्रयोग करने लगेंगे और आपके ऊपर अच्छा हुआ करके आप 10 लोगों को फॉरवर्ड करके सबको करने के लिए बताएंगे, तो ये सेंस नहीं बनता। बिल्कुल सेंस नहीं बनता। मैं भी इससे 100% सहमत हूँ। नॉलेज के लिए मैंने कभी उसके लिए गलत कभी नहीं बोलूँगा कि नॉलेज सबको होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट सबने करना चाहिए, ये गलत बात है। गलत बात। नॉलेज तो होना ही चाहिए। इससे मैं 100% सहमत हूँ। देखते देखते बहुत देर से मैं आपसे गपशप कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को मेरे को 2 एपिसोड्स में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ। एक क्वेश्चन जो है, मैं खुद बहुत पैशनेट हूँ, जो कि आज का टॉपिक नहीं है लेकिन आयुर्वेदा से बहुत रिलेटेड है, वो है नाड़ी परीक्षण। जब हम वैद्य जी के पास जाते हैं तो ऐसे वो हाथ के ऊपर उंगलियां रखते हैं और उनको पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। तो मैं इसको ना सुपर साइंस मानता हूँ क्योंकि डायग्नोसिस के लिए आज कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो डायग्नोसिस अगर ऐसे उंगली रखने से आपको पता चल रहा है और आप मेडिकेशन कर रहे हो, और इस चीज़ के लिए मैं आयुर्वेदा की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आयुर्वेदा में डायग्नोसिस ये जो आप बता रहे हैं, मुझे पता चल गया क्वेश्चन क्या है। तो ये जो है ये पूरी तरीके से पर्सन सेंट्रिक साइंस है, मीन्स नाड़ी साइंस जो बोलते हैं। पर्सन सेंट्रिक में पर्सन का परसेप्शन कैसा है, जो आदमी उसको प्रैक्टिस में ला रहा है, वो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। एक नाड़ी जो देखनी है और नाड़ी सिखाना और सीखना, जैसे पल्स है ना, पल्स क्या है, आपका हार्ट जैसे धड़कता है और वो धड़कने की वजह से जो वेव्स बनते हैं आपकी धमनियों में, आर्टेरियल वेन्स में, वो जो वेव्स बनते हैं उस वेव्स को एक पर्टिकुलर लेवल पे हम महसूस कर सकते हैं अलग अलग जगह पे बॉडी के, बराबर। पैरों के ऊपर भी हो सकता है, गले के ऊपर भी हो सकता है, हाथ की कलाई के ऊपर भी हो सकता है, सर के ऊपर भी हो सकता है। तो वो वेव जो बनती है और उसको परसेप्ट करना, उससे कुछ चीज़ों का
ज्ञान मिलना उस आदमी को, तो ये सिंपल बात नहीं है। सोचिए, साधना का विषय है। साधना का विषय कैसे होता है कि अलग अलग व्याधियों की अलग अलग नाड़ी बार बार देखने की वजह से उस टच को महसूस करने की एक कला निर्माण हो जाती है उस वैद्य में। 1,00,000 नाड़ियाँ देखने के बाद थोड़ी नाड़ी पता चल गई, ऐसे वैद्य बोलता है। उसके लिए उन्होंने टिप्स बताए हैं कि जैसे कि वात की नाड़ी ऐसे होती है, पित्त की नाड़ी ऐसे होती है, कफ की नाड़ी ऐसे होती है, क्योंकि ये वात बढ़ गया तो ये होने वाला है। जैसे कि हम सर्प जैसे चलने वाली नाड़ी है, जैसे सर्प जैसे उसकी वेव आ गई तो वात की नाड़ी है। मेंढक की जैसे जम करने वाली नाड़ी अगर आपको महसूस हो रही तो पित्त की नाड़ी, पित्त बढ़ा हुआ है। और शांत पानी की जैसे आराम से भागने वाली नाड़ी है, उसको हम बोलते हैं कफ की नाड़ी। तो ये उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ला के फिर उसकी दोषिक विघटन करके फिर ये कौन सा व्याधि हो सकता है, ये एनालिसिस दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या मिनटों में हो सकता है। कब? जब वो आदमी उस लेवल का साधना करने वाला आदमी, उतनी तपस्या अगर है, तपस्या यानी उसकी प्रैक्टिस ही है, उसका अनुभव है। वो मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता हूँ, वो आपने खुद सीखना है। ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखा सकते हो। वो आपने खुद सीखना, मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि अभी ऐसे है, लेकिन आप जब तक अभी जैसे कि प्रेगनेंसी की नाड़ियाँ बहुत इजीली, प्रेगनेंसी की नाड़ियाँ बहुत इजी है। उसी टॉपिक पर आ रहा था मैं। जैसे कि हमने एक प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर हाथ रखने और उसको दवरुधा बताया है, जिसके उसमें 2 हृदय ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। एक उसके पेट में बढ़ रहा है वो एक, और एक पेट यानी गर्भाशय में, और उसका एक खुद का हृदय, तो उसको दवरुधा बोलते हैं ना। तो दवरुधा की नाड़ी जो है वो इजीली पता चलने वाली है। उसमें लड़का लड़की भी पता नहीं, वो अलग अलग बातें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ओके। लेकिन वो लॉ के दायरे में नैसर्गिक भी नहीं है, लेकिन पता चल जाता है कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। और अभी किसी आदमी को, अभी फॉर एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत इजीली पता चलने वाली गैस जिसका है ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी में, बताएगा नहीं कुछ मुंह से, लेकिन उसकी नाड़ी अलग ही तरीके से, तो उसको पूछा जाता है आपको गैस है? हाँ, सिंपल सी बात है। माइग्रेन, जिसको माइग्रेन की तकलीफ रहती है, उसकी एक नाड़ी अलग तरीके से होती है, उसको हाथ लगाते ही हमें पता चलता है आपको माइग्रेन का भी तकलीफ होता रहेगा। कल का ही एक है, मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन पेशेंट था। ऑस्ट्रेलियन? हाँ, तो ओरिजिन इंडियन था लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आए थे। तो मैंने उसको, अलग बीमारी थी, वो भी अलग ही थी, लेकिन उसका रिलेशन मुझे पता नहीं चल रहा है। वो तो पेल्विक का कुछ बोल रही है, और मैंने जैसे उसकी नाड़ी पकड़ी तो मुझे लगा कि इसको माइग्रेन का तकलीफ हो सकता है, क्योंकि पित्त की नाड़ी मुझे अलग तरीके से लगने लगी। तो मैंने उसको पूछा कि वेदर यू आर सफरिंग विथ माइग्रेन एवर? हर 3 दिन में होता रहता है मुझे। मैंने बोलना भूल गया, क्योंकि मैं आई थी मेरा पेल्विक का प्रॉब्लम जो है बताने के लिए, लेकिन आपने ये आपके तरीके पता चल रहा है। तो ये अनुभव से होता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप नाड़ी देखते हैं उसकी? नहीं, पहले तो उसको मैं बोलूँगा, पूछूंगा क्या होता है, क्या है ये। बाद में मेरा नाड़ी का दर्शन स्पर्शन प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न पहले शुरू हो जाता है मेरे। ओके। प्रश्न होने के बाद उसका देखने के बाद ही पता चल जाता है क्या क्या चल रहा है, और बाद में स्पर्श यानी मेरा जो लास्ट में आता है। हाँ, मेरा तो मैं दर्शन स्पर्शन प्रश्न, तो हम क्या बोलते हैं कि पहले देखते तो है, सामने आते ही देखना शुरू हो जाता है, फिर बाद में उसका प्रश्न के ऊपर आपको क्या होता है, क्या है, सब कुछ होने के बाद मैंने नाड़ी देखना है यानी मैं डिसाइड करता हूँ। बहुत बार तो डायग्नोसिस लेके ही सामने आए रहते हैं, हम सिर्फ अपने तरीके से देखना है कि ये डायग्नोसिस गलत है या बराबर है, उसके हिसाब से ये इतना काफ़ी होता है हमारे लिए। बहुत बार तो हमारे पास 90% डायग्नोसिस होने के बाद ही आता है पेशेंट, तो लेकिन फिर भी हम अपनी तरीके से डायग्नोस क्रॉस चेक कि नहीं ये ऐसे नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो भी होता है। ये नाड़ी का आप जब बता रहे थे तो मेरे को हंसी आ गई। तो पता है आपको मैं किस लिए हंस रहा था? मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा था, थंबनेल ये था, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं, ऐसे विषय का कुछ थंबनेल था कि आज के बाद आप डॉक्टर के पास मत जाओ, खुद पता करो क्या बीमारी है। ये थंबनेल था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने क्लिक किया। तो वहाँ पर अब क्या कहूँ मैं उनको, वो बता रहे थे कि नाड़ी कैसे टेस्ट करनी है, ऐसे हाथ रखो, ऐसे उंगली करो, ये करो। मैं लिटरली हंस रहा था कि यह आदमी सिखाना क्या चाहता है। अगर आपको यूट्यूब के ऊपर फेमस होना है इसलिए आप कुछ भी बता रहे हो, मतलब जिसके लिए आपको ज़िंदगी देनी पड़ती है। पहले तो ऐसा होता होगा कि वंश परंपरागत, अगर आपके पिताजी डॉक्टर वैद्य है तो आप भी वैद्य है, तो वो डीएनए में भी आपको मिल रहा है, हेरिडेटरी भी वो नॉलेज आपको मिल रहा है। मैं जानता हूँ ये तो साधना है, साधना है। मैं नहीं, मेरे हिसाब से 1% भी मुझे पता नहीं है, बोलता हूँ मैं।
अभी मैंने इतना एग्जाम्पल देने के बाद मैं बोल रहा हूँ, हाँ आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1% भी नाड़ी का नॉलेज नहीं है। ये जेन्युइनिटी जो आपकी है, नहीं है, ये जेन्युइनिटी जो आपकी है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अपील कैसा है, जो है वो है, लेकिन कैसा है कि अभी आपको अगर उतना लेवल तक जाना है, तो मैंने बताया ना, मेरे गुरुजी बोलते थे कभी 1 लाख नाड़ियाँ देखो तो कुछ समझ में आना शुरू होता था। 1 लाख पेशेंट की नाड़ियाँ अलग अलग तरीके से उसने देखना है। अभी देखिए, एक प्रेग्नेंट वुमन की नाड़ी उसने देखी है, 3 देखी है, 10 देखी है, 50 देखने के बाद हर एक में एक तरीके का उसका पल्स का वो महसूस रहता है। वो उसका कुछ हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन उसमें अगर उसने कलाई के ऊपर हाथ रख दी और उसको इसी सिमिलर नाड़ी का पता चल गया कि ये सिमिलर है उन 50 नाड़ियों की तरह, तो ये प्रोबेबिलिटी बोलते हैं हम, डायग्नोस 100% नहीं है, प्रोबेबिलिटी ये प्रेग्नेंट हो सकती है। आपने कोई देखा है मास्टर नाड़ी परीक्षण में? कुछ है लोग, लेकिन कैसे है, उनका 100% तो कभी नहीं आता, 70-80% तक वो बताते हैं, 70-80% तक। ओके, तो इसी सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा मैं कि हर फील्ड में लेजेंड्स होते हैं। जैसे कि अभी अगर पॉडकास्ट में ट्रेंडिंग अगर आप कहेंगे तो जैसे रणवीर आलापादिया है, या फिर राज शेमानी है, या फिर विनम्र खसाना है दोस्त कास्ट, तो इनको मैं लेजेंड मान सकता हूँ क्योंकि उन्होंने सक्सेस अचीव किया है। और अगर सिंगिंग में आप कहेंगे तो मेरे को लता दीदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आशा भोसले जी बहुत अच्छी लगती है। सरेंडर करता हूँ मैं खुद को अगर उनका जिक्र आता है तो। और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कंपोजिशन। मेरे को इस बात का मतलब मेरा शल्य है ये कि इन्होंने हिंदी में काम क्यों नहीं किया, या फिर इनके जो मराठी गाने हैं ये हिंदी में क्यों नहीं बने, या फिर वो बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड में क्यों नहीं गए, क्योंकि उतना उनका क्वालिटी म्यूजिक रहता है। तो मेरे पूछने का संदर्भ यह है कि वैसे आप किसको लेजेंड मानते हैं? एक मेरे को ऐसा नाम चाहिए जो बहुत दूर का हो, यानी कि कोई ऋषि वगैरह हो सकते हैं, और एक ऐसा नाम चाहिए जो आज की डेट का हो। किस फील्ड में? लेकिन आपके फील्ड में? मेरे फील्ड में। हाँ, आप किसको लेजेंड मानते हैं, ये मेरा सवाल है। नहीं, मैं तो अभी देखेंगे तो अगर वैद्य करके देखेंगे तो मैं जहाँ से पैदा हूँ उनको ही बोलूँगा, मेरे पिताजी। बिल्कुल। ऐसे उनका नॉलेज बहुत लिमिटेड हो सकता है, लेकिन मैंने उनको बचपन से देखा है पेशेंट हैंडल करते वक्त, या उनके सक्सेस रेट भी मैंने देखी है। उनके जो फैन जो थे, जो अभी भी थे आखिर और अभी भी नाम लेते हैं उन्हें, तो मैं उनको ही मानता हूँ। जैसे कि मैंने देखा है उनको, और मैंने उनको छोड़ के किसी को देखा भी नहीं रहेगा, कम बहुत लोगों को देखा रहेगा। तो मैं लीजेंड मानना अलग बात है, जैसे देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। लेकिन मेरे और एक गुरुजी थे जो औषधिकरण के मेरे गुरुजी हैं, डॉक्टर शीशम वैद्य, नाम में ही वैद्य है मेरे गुरुजी बोलता हूँ मैं। उन्होंने मुझे औषधिकरण में मोटिवेट किया बहुत सारा, तो उनको मैं औषधिकरण का खुद का, क्योंकि उनके हम बुक्स पढ़ते थे BMS करते वक्त, लेकिन जब मेरे गाइड करके वो आ गए हमारे PG सेंटर को, और मैंने उनको जब पूछा कि सर वो जो बुक हमने पढ़ा है वो आप ही हैं, उन्होंने एकदम विनम्र थे, उनके जैसा विनम्र आदमी मैंने कभी देखा नहीं। तो उन्होंने बताया कि जैसे हाँ मैं ही हूँ, मैंने ही, तो तब से मैं उनका ये हो गया। और उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसे ही उन्होंने देखा, कभी भी वो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि ये सिर्फ शिष्य है। तो सिर्फ औषधिकरण नहीं है, अलग अलग तरीके के उन्होंने मुझे मेरे जिंदगी में ये भी किया, चीज़ें बताई, और उसको मैं फॉलो भी करता हूँ आज तक। अभी बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ मैं, बहुत समय मैंने आपका ले लिया, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ अबाउट आयुर्वेदा। कि मुझे लगता है कि आयुर्वेदा का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, और उसकी वजह से आयुर्वेद बहुत महंगा हो रहा है। जब दिमाग में हम कहते हैं आयुर्वेदा तो लगता है कि महंगी ट्रीटमेंट होगी, तो ये डर बैठा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, शायद मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पैसे, मतलब, तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, क्या कर सकते हैं इसके लिए हम? इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है वो मानता हूँ मैं होते ही जाने वाला है, उसमें कुछ नहीं, क्योंकि कैसे लोगों को जब इसे पता चल गया है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अभी यहाँ पे आना है आपको, तो हम आप अब अगर देखेंगे हमारी संस्कृति पहले अलग थी, लेकिन जब ब्रिटिश एरा पार करके हम आ गए यहाँ पे, तो आज का मैक्सिमम ट्रेंड हमारा, वी आर द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ वेस्टर्नर्स। अभी जब वेस्टर्नर्स जो फॉलो करेंगे वो महंगा ही रहता है, तो अब जब तक वो महंगा नहीं है तब तक वेस्टर्नर्स फॉलो नहीं होता, ऐसी एक ट्रेंड बन चुकी है लोगों में, मानता हूं मैं। और उसी हिसाब से हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। तो वो गलत बात है, किधर तो अपना कॉटेज इंडस्ट्री जैसे चलता था, आयुर्वेद की जो आयुर्शाला रहती थी
वहाँ पे जितने दवाई बनना है उतने ही अपनी दवाई अपने पेशेंट को देना है, ये यहाँ तक सीमित था। तब तक वो बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा, नोबेल था। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी इसका कमर्शलाइजेशन और बाद में इतना ग्लोबल हिसाब से चल रहा है, तो उसकी वजह से और बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट, इसी की सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना है। अभी जो आपने बताया ना सर कि वेस्टर्नाइजेशन जो है वो क्या करता है, हर चीज़ में लग्जरी प्रोवाइड करता है, हर चीज़ को चकाचक बनाओ। स्कूल में हम जाते किस लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, हम स्कूल में बच्चों को लग्जरी देंगे। हाँ, हॉस्पिटल में जाते किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए। वही क्वेश्चन तो मैंने आपको आंसर किया ना, हाँ, कि हम ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ, वही मैं डिकोड कर रहा हूँ। तो जो वहाँ से अगर आपको एंडोर्समेंट मिल रहा है, हाँ, वहाँ वेस्टर्नर्स लोग आपके आयुर्वेद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ के अभी ऊपर जो बैठे हुए लोग बोलते हैं आयुर्वेद ले लो, फिर डिमांड वहाँ से ही क्रिएट होने की वजह से वो महंगा बन गया। इसको सस्ता बनाने के लिए क्या सस्ता बनने के लिए हमारी जो पब्लिक है, छोटी पब्लिक यहाँ की जो है, उन्होंने डिमांड क्रिएट किया तो अपने आप सस्ता बन जाता है, क्योंकि बल्क में जब बनेगा वो सस्ता ही बन जाएगा। लेकिन सर अगर इतना महंगा है तो हम कैसे जाएंगे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या क्लिनिक में? देखिए, आज भी 2 तरीके के आपको क्लिनिक मिल जाएंगे, जहाँ पे 50 से 60 रुपये में या आपका कंसल्टेशन रहेगा, और मैक्सिमम 200 रुपये के अंदर की आपकी दवाई भी हो सकती है। और एक ऐसे भी है कि उनकी कंसल्टेशन फ़ी 600-700 रुपये है, और आगे दवाई 5,000-10,000 से लेके आगे, वो भी ऐसे वाले भी आयुर्वेद आपको क्लिनिक मिलेंगे। बिल्कुल, दोनों जगह पे आपको सर्विस मिलती है, अगर वो जेन्युइनली अगर वो वहीं पे बैठा है। दोनों जगह पे ये 50-60 वाला आदमी तो दिन के 100-200 पेशेंट देखता रहेगा, या अगर आपने किसी देखा होगा किसी गांव में एक वैद्य बैठा है, उसके पास 5,000 लोगों की लाइन लगी हुई है, वैसे भी लोग हैं। वो सस्ता या कुछ पैसे भी लेता नहीं है, सिर्फ एक नारियल लेके दवाई देने वाला आदमी है। वहाँ पे भी आयुर्वेद चल रहा है, जेन्युइन भी हो सकता है, वो बैक नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी चल रहा है। वो एक्सेप्टेंस हमने एक्सेप्ट करना ही है। वहाँ पे भी लोग जाते हैं और दवाई लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे जहाँ पे पूरा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, अपना नाम कमा के बैठा हुआ है, प्रोफाइल एक बड़ा प्रोफाइल बना के बैठा हुआ है, और इंटरनेशनल ख्याति का आदमी है, तो उसके पास महंगा ही रहेगा। तो ये दोनों भी अवेलेबल है। अभी सोचना किसने कि किसने कहाँ पे जाके लेना है। अगर उसका फेम ज़्यादा है करके हम महंगा डॉक्टर अगर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो आज दोनों जगह पे है ना, हॉस्पिटल जैसे एलोपैथी के हॉस्पिटल से मॉडर्न साइंस के हॉस्पिटल, 2 जगह पे 2 अलग अलग, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलता है, एक बड़ा हॉस्पिटल जो कमर्शियल है वो भी चलता है। तो ये भी यहाँ पे भी वही फंडा है, वो हमने सोचना है कि जाना कहाँ पर है। बहुत अच्छा बताया सर आपने। मैं मतलब फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, बहुत सारे सवाल करे हैं मैंने आपसे, और हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल मैंने किए होंगे कि जो अप्रिय है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े जाते हुए होंगे। जाने अनजाने में हो सकता है कि मैंने मेरी आवाज़ जो है उसको बढ़ाया होगा। मैं उन सब चीज़ों के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं तो मेरे को उस भूमिका में जाके सवाल करना ये बहुत ज़रूरी। मैं अक्षय कुलकर्णी क्या सोचता है मैटर नहीं करता, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी मेरे पर है, जिनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, तो उन लोगों के भूमिका में जाके सवाल करना होता है, तो कभी कभी कड़वे सवाल भी करने होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको भी पूछना चाहूँगा। इतने सवाल मैंने किए हैं आपसे, तो आप अगर कोई सवाल मेरे से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आज से लेके अगले 5 साल में आपको कहाँ पे देखते हो? ये बहुत क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आपने सवाल किया है मेरे को, लेकिन सवाल है बहुत अच्छा। देख रहा हूँ मैं, और मैं ना थोड़ा सहम गया जब आपने ये सवाल किया। मैं थोड़ा अलग तरीके से इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने उसको स्किप किया। मैं सीरियसली इस सवाल का जवाब दूंगा। मेरे कुछ प्लान्स हैं पर्सनली। इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद को 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक अक्षय कुलकर्णी का भौतिक अस्तित्व है, जिसको हम लौकिक भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो थोड़ा बहुत अलग है, स्पिरिचुअल है। वो थोड़ा उसको मुक्ति की ओर लेके जाता है, थोड़ा लिबरेशन का वो सोचता है। जन्म मरण ये नहीं चाहिए, अब कितने बार जन्म लेना है, उसको सेटल करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं उस पाथ पर जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले आती है फैमिली, तो फैमिली की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आता है समाज, समाज की जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है हमारा रिलीजन, रिलीजन की जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है राष्ट्र, तो राष्ट्र की जिम्मेदारी है। हो सकता है आपको लगे कि बहुत बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारियाँ हर इंसान के कंधे पर होती ही है। कोई उसको रिकॉग्नाइज करता है, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। मैंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, और मैंने ये चुन भी लिया है कि मैं गृहस्थाश्रम को अपनाकर इन जिम्मेदारियों को निभाने के बाद मेरा जो वो स्पिरिचुअल वाला पाथ है, जर्नी है, उसको मैं चुनूंगा।
तो इस हिसाब से मेरे को आगे बढ़ना है और कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है, कुछ चीज़ों को मैं स्टेटिस्टिकली आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका कोई फ्यूचर वाला प्रोजेक्ट रिवील कर दोगे तो उसकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा मैं मानता भी हूँ। तो इसलिए थोड़ा ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन इट इज़ मैं कहूँगा कि ब्लैक एंड वाइट में मेरे पास है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। ज़रूरत है तो विशेष की, प्रार्थना की, प्रेयर्स की। मैं उम्मीद करूँगा आप मेरे को आशीर्वाद देंगे और मैं उन चीज़ों पर, आशीर्वाद से अच्छा हमारी सद्भावना हमेशा आपके साथ है। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे को ये सवाल किया। तो मेरा सवाल वो रहेगा कि आपको कैसा लगा आज मेरे साथ बात करके? बहुत अच्छा, बहुत सारा डिस्कशन डेप्थ में जाके, और उसके छोटे छोटे अलग अलग पॉडकास्ट आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो मुझे लगता है। ज़रूर। तो देखेंगे, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग आयुर्वेद को मध्य में रख के अलग अलग तरीके से हमने ये टच किया है आज का पॉडकास्ट। तो उसको अगर आप शॉर्ट पॉडकास्ट में अगर आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो तो देखिए। मैं इसको जितना हो सकता है शॉर्ट्स में लाने की कोशिश करूंगा, जैसे 1 मिनट का। अगर ये 1 मिनट से ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको जितना जवाब आया, अगर मान लीजिए कोई किसी सवाल का जवाब आपने 10 मिनट में दिया है तो मैं उसका 10 मिनट का चंक बनाऊंगा उसको छोटा सा, और उसे मैं क्लिप के फॉर्म में अपलोड करूंगा, जो कि आजकल का ट्रेंड है। सो बहुत दिल से थैंक यू वेरी मच। ये आइडिया तो मेरे को था, लेकिन आपने इंस्पायर किया है मेरे को। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स करे हैं, मेरे जो पॉडकास्ट थे उसका एक इसेंस लेकर उसका शॉर्ट किया है, लेकिन उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन आपने मेरे को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया वो करने के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दैट इन कंटिन्यूएशन। सो आज आपने समय निकाला, आप यहाँ तक आए, इतनी अच्छी गपशप करी, बहुत दिल से आपका धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ से जो जिम्मेदारी है ना, वो आप लोगों की शुरू हो जाती है। अब आपको ना इस चीज़ को सोचना है कि कितनी गंभीर बात हम कर रहे हैं, इसको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। इसलिए फिर एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए। इन चीज़ों की मेरे लिए बहुत ज़रूरत है। इस नोट पर आज मैं यहाँ पर रुकूंगा, फिर आऊँगा अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।